नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू यादव। इंदौर में महिला ने लगाई फांसी, जहां अतिक्रमण हटाने के विरोध में फांसी लगा ली महिला ने। परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गए। गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया। बुलडोजर में जमकर तोड़फोड़ की गई। न्यायनगर में अतिक्रमण हटाने का ये पूरा मामला है, जहां पर टीम पहुंची हुई थी अतिक्रमण हटाने के लिए और इस दौरान महिला ने फांसी लगा ली। गंभीर हालत में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे और काफी हंगामेदार आसार नजर आए। यहां पर काफी हंगामा हुआ। जो यहां पर टीम मौके पर पहुंची थी, अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा था, उनके ऊपर भी काफी गुस्सा बरपा और परिजन गंभीर हालत में घायल महिला को लेकर पहुंचे अस्पताल। गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया। बुलडोजर में जमकर तोड़फोड़ की गई। न्यायनगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान पहुंची टीम का विरोध करते हुए लोग नजर आए और इस विरोध में एक महिला ने फांसी लगा ली, जिसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। आप ये देखिए कि इस समय लगातार निगम प्रशासन जो अतिक्रमण अवैध तरीके से किया गया है उसे हटा रहा है और इसी कड़ी में एक महिला ने फांसी लगा ली। गंभीर हालत में एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान परिजन और वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बुलडोजर को भी तोड़ने की कोशिश की गई और जो टीम मौके पर पहुंची थी उनसे भी काफी झड़प के आसार नजर आए। हालांकि बाद में काफी समझाइश दी गई, मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल यहां पर लंबे समय से लोग रह रहे हैं और अब उन्हें हटाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि अब वो कहां जाएंगे। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, ये पूरा घटनाक्रम बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि महिला की क्या स्थिति है। दूसरा, जब अतिक्रमण हटाने का क्या यहाँ पर नोटिस दिया गया था पहले से? अवैध तरीके से अगर यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो क्या उनको और भी कहीं शिफ्ट किए जाने की कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिला की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और जो रिमूवल की कार्रवाई चली थी, यानी अतिक्रमण रिमूवल की कार्रवाई चली थी, उससे नाराज महिला ने घर में ही फांसी लगा ली और उसके बाद वहाँ के जो आसपास के लोग थे, जो रहवासी थे, नाराज रहवासियों ने जेसीबी जो जिससे अतिक्रमण की कार्रवाई चली थी उस पर पथराव कर दिया। हालांकि फोर्स जो है बड़ी संख्या में वहाँ पे मौजूद थी, इसलिए बहुत जल्दी सब कुछ जो घटनाक्रम हो रहा था उसे नियंत्रित कर लिया गया, वरना ये हादसा और बड़ा हो जाता। यानी पहले से पुलिस को ये पता था, नगर निगम को ये पता था कि अगर न्यायनगर में कार्रवाई होगी तो उसका विरोध भी बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए तैयारियां भी बहुत बड़ी की गई थी। अब देखिए, न्यायनगर जो है कोई आज का नहीं मसला है, ये बहुत साल पुराना मसला है और कई बार इसको लेकर विवाद भी हो चुकी है। हालांकि अब इस न्यायनगर में 35 ऐसे मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था और सिर्फ इन 35 मकानों को नोटिस दिया गया था। कहा गया था कि ये मकान जो है पूरी तरीके से अवैध बने हैं और आज इन्हीं 35 मकान पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की जब टीम सुबह 6 बजे पहुंची, तभी से वहां पर हंगामा चल रहा है। सुबह जमकर हंगामा हुआ। 6 बजे जब टीम पहुंचती, करीब 7:30 बजे तक जमकर हंगामा होता है। पुलिस के समझाइश के बाद, नगर निगम के अधिकारियों की समझाइश के बाद में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो पाती है। लेकिन 5-7 मकान तोड़ने के बाद ही यह बवाल और बड़ा हो जाता है, जब महिलाएं जेसीबी के सामने आके खड़ी हो जाती हैं और लगातार यह हंगामा चल रहा था। उसी दौरान एक महिला ने अपने घर में फांसी लगा ली और महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है और महिला के फांसी लगाने की सूचना जैसे ही क्षेत्र में फैली, वहां के नाराज लोगों ने जेसीबी पे पथराव कर दिया और इस बीच पुलिस को थोड़ा सा हल्का सा बल भी प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि जो भीड़ है कहीं अनियंत्रित ना हो जाए, ये जो हादसा है और बड़ा ना हो जाए। लेकिन एहतियात के तौर पर नगर निगम के और पुलिस कर्मचारियों की, यानी पुलिस जवानों की संख्या, बड़ी संख्या वहां पे मौजूद रही। तमाम बड़े अधिकारी वहां पर सुबह से मौजूद थे। एडिशनल डीसीपी, थाना प्रभारी, करीब 5 जोन के जो 5 आसपास के थाना क्षेत्र लगते हैं वहां के टीआई मौजूद थे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लगाया गया था, क्योंकि शायद पहले से अंदेशा था कि यहां पे बवाल बड़ा हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो कार्रवाई है उसे रोक दिया गया है, जहां तक मकान टूटे तो। मिथिलेश, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज आए तो जरा होशियार, कहीं ये मैसेज किसी खतरे की आहट तो नहीं। ऐसा ना हो आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाए, आपको पता ही ना चले आप किस जाल में फंस रहे हैं। आखिर जालसाज की चाल क्या है, समझिए। ऐसे मैसेज से सावधान, ऐसे ऑफर आपको भी आएंगे।
मुनाफे का कारोबार ठग ना ले। जॉब का ऑफर, नटवर लाल की चाल। लालच में फंसे तो समझो गए। ऑनलाइन लुटेरों का जाल। अगला शिकार आप तो नहीं। ये ठग नजर नहीं आते, लेकिन इनकी बातों से आप इन्हें पहचान सकते हैं। ऐसे नटवरलाल आपको बातों के जाल में फंसाएंगे, लेकिन आप बच सकते हैं। लालच की चाल भी चलेंगे, वो भी आप समझ सकते हैं। हाईटेक होते नटवरलाल कैसे शिकार की तलाश में रहते हैं, जो अक्सर लोगों को मैसेज भेजते हैं, कभी कॉल करके तो कभी टेक्स्ट मैसेज होते हैं। ये आपको जॉब की तलाश है और जॉब ऑफर में ऐसा फायदा दिखाते हैं कि कोई भी इनकी बात पर यकीन कर ले। ग्वालियर में ऐसा ही मामला आया जो हैरान करने वाला है। क्राइम ब्रांच में जो है एक धोखाधड़ी व आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। क्राइम ब्रांच में फरियादी सौरभ कुमार जैन जनकगंज के निवासी हैं तथा मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं। जनकगंज के रहने वाले सौरभ को पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आया। सौरभ मेडिकल दुकान चलाता है। अब ऑफर के बारे में सुनिए, जिसमें कहा गया था आप रुपए लगाएं और मुनाफा कमाएं। सौरभ को यह स्कीम अच्छी लगी। इसमें गेम था लालच का खेल, यानी 1000 रुपए जमा करने पर 1500 रुपए मिलेंगे, 2000 करने पर भी मुनाफा। सौरभ को लगातार मुनाफा भी हुआ। 1000 डाले तो कुछ ही दिन में 1500 रुपए हो गए। इसी तरह सौरभ जाल में फंसता चला गया। उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था पार्ट टाइम जॉब का, तो उन्होंने उसको रिसीव करा और चैट किया। उन्होंने फिर उसको टेलीग्राम पर जोड़ा और टेलीग्राम पर जोड़कर उनको जॉब के नाम पर लालच दिया गया कि आप इन्वेस्टमेंट करें हमारे माध्यम से और आपको अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। उन्होंने शुरू में ट्रायल के रूप में 1000 रुपये डाले। उन्होंने जो है उनके लिए वो भेज दिया था। 1000 के उनके बदले में 1500 रुपये आ गए। ऐसे उनकी राशि बढ़ती गई। 5000 के बदले में 6000 रुपये उन्होंने रिफंड कर दिए। फिर 10,000 भेजे तो 10,000 के बदले में 15,000 रुपये भेज दिए। अब सौरभ ने बड़ी रकम लगा दी, 3 लाख रुपए। बस इसी बात का नटवरलाल इंतजार कर रहे थे। 3 लाख मिलते ही चूना लगा दिया। जिस टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया था वो भी फर्जी निकला। ऐसे करते करते उन्होंने 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे और उसके बदले में कोई पैसे नहीं आए। जब उन्होंने चेक किया ग्रुप को, टेलीग्राम वाले ग्रुप को, तो उन्हें पता चला कि वो फ्रॉडिस्ट का ग्रुप है। तो उनकी रिपोर्ट पर से क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी व आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। जिन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया है उनको ट्रेस किया जाकर जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और जो उनकी राशि है वो बरामद की जाएगी। अलर्ट कर रही है ये खबर। नटवरलाल उन्हें ही उल्लू बनाते हैं जो लालच में फंस जाते हैं या फिर डर जाते हैं। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कभी नटवरलाल ठगों की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन जब से साइबर ठगी शुरू हुई है दुनिया में तमाम नटवरलाल पैदा हो गए। ये लुटेरे इतने शातिर होते हैं कि कई बार पूरी जिंदगी तक पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती। अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें अश्लील वीडियो का जाल बुनकर एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया गया। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला डॉक्टर, साइबर अपराधी, पोर्न वीडियो का जाल और करीब 60 लाख रुपए की ठगी। डिजिटल होती दुनिया में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, उसी रफ्तार से साइबर लुटेरों ने ठगी के नए नए तरीके इजाद करने शुरू कर दिए। साइबर ठग ऐसा जाल बुनते हैं कि पलक झपकते ही न सिर्फ बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, बल्कि ऐसे लुटेरों का कई बार कभी पता तक नहीं चलता। ऐसे ही साइबर ठगों ने नोएडा में एक महिला डॉक्टर को डिजिटली अरेस्ट कर
करीब 60 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने पोर्न वीडियो शेयर करने के मामले में गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाकर ठगी की। महिला चिकित्सक को पोर्न वीडियो स्कैम में फंसाकर जालसाजों ने करीब 60 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि महिला ने अपनी शिकायत में जानकारी दी है कि ट्राई यानी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल आया था। कॉल दिल्ली के एक स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया गया और यह आरोप लगाया गया कि उनके फोन से पोर्न वीडियो स्कैम के में शामिल होने और साथ ही जो पोर्न वीडियोज हैं वो शेयर की जा रही थी। दरअसल साइबर थाने में लिखित शिकायत के आधार पर महिला दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर है, जिसके पास बीती 13 जुलाई को अनजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को ट्राई का कर्मचारी बताते हुए कॉल मुंबई के तिलक नगर थाने में ट्रांसफर कर दी। डॉक्टर को बताया गया कि पोर्न वीडियो शेयर करने के आरोप में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। इतना ही नहीं, ठगों ने उन्हें बेटी के अपहरण की भी धमकी दी। महिला के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। इस चीज को लेकर डराया धमकाया गया और इसी को लेकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। कई बार में महिला से करीब 60 लाख रुपए ठग लिए गए। आपको बता दें, महिला पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई का डर दिखाया गया और साथ ही महिला के बेटी के अपहरण की बात भी कही गई। स्काइप कॉल के जरिए महिला को 2 दिन तक डराया गया। आखिरकार महिला डॉक्टर ने 15 जुलाई को करीब 50 लाख रुपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर किए और अगले दिन भी 10 लाख रुपए भेजे। फिर से पैसे की मांग करने पर पीड़िता को ठगी की आशंका हुई और उन्होंने सेक्टर 36 स्थित साइबर क्राइम थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। आपके मोबाइल के से ऑन वीडियोस का सर्कुलेशन हो रहा है, ये कहते हुए उनको दबाव बनाया और साथ में ये भी कहा कि इससे आपके अकाउंट से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम किया जा रहा है। आपके अकाउंट में जो पैसा है उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, ये पैसा आपके हवाला के द्वारा प्राप्त है और मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा आपने पैसा इकट्ठा किया है। इस तरह का उन पर दबाव बनाते हुए उन्होंने सारे पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और लगभग इनको 2 दिन डिजिटल अरेस्ट पर रखा, फोन काटने नहीं दिया। डिजिटली अरेस्ट के पुराने केसों की बात करें तो उसमें इस तरह की धमकी नहीं दी जा रही थी, जिसमें बेटी को लेकर धमकी दी जाए या जिंदगी बर्बाद करने की बात कही जाए। ऐसे में साइबर पुलिस के लिए ये घटना नई चुनौती के रूप में सामने आई है। नोएडा में बीते साल दिसंबर महीने में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद अब तक करीब 19 लोगों के साथ साइबर ठगी हो चुकी है। वैसे भी बीते कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के कुछ चुनिंदा तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनमें डिजिटल अरेस्ट, रेप केस के नाम पर ठगी, एक्सीडेंट का डर दिखाकर हॉस्पिटल के नाम पर ठगी, फिंगरप्रिंट स्वैपिंग कर आधार से पैसे निकालना, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी, ओटीपी के जरिए ठगी। साइबर ठगी के ये वो तरीके हैं जिन्हें साइबर क्रिमिनल खूब इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमन वाले साइबर क्राइम्स होते हैं, फिशिंग हो गया, मैलवेयर हो गया, फिर आपके आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक साइबर क्राइम होता है। और जैसे अभी आपके एक साइबर क्राइम में एक नया चला था जो ट्रैफिक चालान में एक फेक लिंक देते थे और उसके थ्रू आपसे पैसे भी वसूल लेते थे, वो भी एक तरह का साइबर क्राइम था। सो इस तरह के बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं जिनका प्रचलन आजकल भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठगी के इन्हीं तरीकों में से एक है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें सबसे पहले ठगों की तरफ से टारगेट को FIR वारंट की नकली कॉपी भेजी जाती है। फिर विक्टिम को ठगों की तरफ से कॉल जाता है। तीसरे स्टेप में ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया जाता है और फिर बारी आती है वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट करने की। ये शातिर अपराधी पीड़ित को RBI का फर्जी लेटर भेजते हैं। लेटर में जांच होने तक पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें की बात लिखी होती है और फिर सबसे आखिर में विक्टिम के खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। ये पूरा खेल जब तक चलता है, साइबर ठग अपने शिकार को डिजिटल अरेस्ट बनाए रखते हैं। डिजिटल अरेस्ट अगर हम लोग साइबर क्राइम के दृष्टि से बात करें तो ये एक फेक कॉल्स होती हैं जो कि बहुत आसानी से आप इसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि ये फेक है या नहीं।
और भारत में ज़्यादातर कॉल्स जो आ रही हैं वो +92 के नंबर से रिपोर्ट की गई हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये कॉल्स काफ़ी आती हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। और जब आपके पास ये कॉल्स आती हैं तो वो अलग अलग तरह के आपसे पहले आइडेंटिटी को रिवील करने के तरीके ढूंढते हैं कि पूछेंगे आप अभी कहाँ पे हैं, किस शहर में हैं, फिर वो अपने आप को उसी शहर या उसी प्रदेश का कोई पुलिस अफसर बन के बताएंगे या कुछ भी करेंगे। सो ये जो है ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट करने का जो इनका तरीका है, ये चीज़ है जिसको हम लोग आजकल काफ़ी ये प्रचलन में है जी। कुल मिलाकर डिजिटल लुटेरों से बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता और सावधानी। अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी ग्रुप पर जोड़ता है तो उससे इसका कारण जरूर पूछें, क्योंकि इन लुटेरों की दुनिया में बड़े बड़े नटवर लाल बैठे हैं, जिनमें बड़े बड़े हैकर्स भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमीन का छोटा सा टुकड़ा कैसे रिश्तों को बेईमान बना देता है। महज 1 बीघा जमीन के लिए जेठ बहू की जान का दुश्मन बन गया और दूसरे शहर में बेटा पिता के खून का प्यासा। देखिए रिश्तों के इन गुनहगारों को। बंदूक की गोली, ट्रिगर पर रिश्ते, जेठ का इंतकाम, निशाने पर बहू, इधर बेटे का वहशीपन। दो शहर, जमीन की जंग, रिश्ते जमींदोज। इन दोनों आरोपियों को देख लीजिए, ये दोनों अपनों के ही खून के प्यासे हो गए। दोनों आरोपी अलग अलग शहर के हैं, लेकिन दोनों ने अपनों को ही निशाना बनाया। मुरैना और ग्वालियर में बंदूक से निकली गोली और लहूलुहान हुए रिश्ते। पहली तस्वीर मुरैना की। 1 बीघा जमीन के लिए जेठ ही बहू का जानी दुश्मन बन गया। भाई की पत्नी और बेटी इस आरोपी के निशाने पर थे। मुरैना के माता बसैया थाना इलाके में 17 जुलाई को यह दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई थी। जितेंद्र गुर्जर की मां और बहन को गोली मारी गई। आरोपी निकला रुस्तम सिंह। रुस्तम ने गोली चलाई थी। तुम दोनों में गोली जो लगी है वो रुस्तम ने और उदयवी ने भी पाए में कट्टा था। रुस्तम सिंह कोई और नहीं बल्कि घायल महिला और घायल लड़की का रिश्तेदार है। रुस्तम सिंह ने महज 1 बीघा जमीन की जंग में बहू को भी नहीं बख्शा, ना छोटे भाई की बेटी को। वारदात को अंजाम देने वाला रिश्तों का गुनहगार सलाखों के पीछे है। देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व जमीन विवाद को लेकर के भाइयों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था। उसमें एक भाई के द्वारा दूसरे भाई की पत्नी और बच्चे उनके ऊपर जो है फायरिंग कर दी थी। उस मामले में पुलिस के द्वारा इसमें अरेस्टिंग कर ली गई है और आरोपी को जेल भेज रहे हैं। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की। पिता के हिस्से आई गोली। मुरैना के बाद ग्वालियर, यहां भी खून का रिश्ता अपनों के खून का प्यासा हो गया। ग्वालियर के भोरी गांव में रहने वाले राजकुमार पांडे ने 23 जुलाई को अपने ही पिता रमेश पांडे के पेट में गोली दाग दी थी। वजह सुनेंगे। रमेश ने अपने दोनों बेटों को जमीन का हिस्सा दिया था। जमीन के 3 हिस्से हुए। एक हिस्सा रमेश ने अपने पास रख लिया। पिता से हिस्सा लेने के लिए इस जल्लाद औलाद ने पिता को ही गोली मार दी। और थाने में जो है ग्राम भोरी में पिता अपने माता पिता दोनों को प्रॉपर्टी की विवाद पर से जो है पिता में जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। उस पर से हत्या का प्रयास और अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। चिनौर पुलिस ने तत्परता से विवेचना करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ कर जो घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कट्टा जब्त किया गया। जमीन की जंग में आखिर क्यों जमींदोज हुए रिश्ते? मुरैना में अमित शर्मा और ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल की ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। इस वारदात में हत्यारे ने पहले एक कत्ल किया, जिसका मर्डर किया उससे पहले पार्टी दी थी। एक का काम तो उसने तमाम कर दिया। अब हत्यारा एक शहर से दूसरे शहर दूसरा कत्ल करने जा रहा था। सवाल है कि दूसरा कत्ल किसका होना था? क्या कातिल दूसरे कत्ल में कामयाब हुआ? रिपोर्ट देखिए।
पहले एक कत्ल, हत्यारे की तलाश। हथौड़े से हैवानियत का वार। पार्टी में कत्ल का प्लान। दूसरे कत्ल की फिराक में कातिल। 170 किलोमीटर दूर होने वाला था मर्डर। हरदा टू भोपाल और वो बच गया। ये आरोपी जो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है, ना ही इसने पहले कोई कत्ल किया, लेकिन एक कत्ल के बाद इसके अंदर इंतकाम जागा और ये दूसरा कत्ल करने जा रहा था करीब 170 किलोमीटर दूर हरदा से भोपाल। जिसका कत्ल होने वाला था वो शख्स भोपाल में रहता है। ये हत्यारा दूसरा कत्ल करता, लेकिन उसके पहले ही हरदा पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इसमें पूछताछ जब की गई उसको, आरोपी को, तो वो बता रहा था कि उसने एक व्यक्ति और है जिसका वो मर्डर करना चाह रहा था और वो व्यक्ति भोपाल का है और वो जा भी रहा था भोपाल की तरफ जब उसको गिरफ्तार किया गया। सवाल ये है कि ये हत्यारा आखिर कौन है, इसने किसका कत्ल किया और किसका कत्ल होने वाला था। तो क्राइम सीन पर चलते हैं जहां पहला कत्ल हुआ। हरदा के टिम्बरनी थाना इलाके के करताना गांव में संतोष पटेल की लाश मिली, जिसके सिर पर हथौड़े से वार करके आरोपी महेश जाट ने संतोष को मौत के घाट उतारा था। कत्ल के पहले संतोष को जाल में फंसाने के लिए महेश ने पार्टी दी। पहले संतोष की हत्या, फिर दूसरे कत्ल की प्लानिंग। बताया कि उस व्यक्ति ने उसको काफी टॉर्चर किया है और क्योंकि उसने एक मर्डर कर लिया था तो वह दूसरा मर्डर करने के भी विचार में था, ऐसा उसने बताया पुलिस को। संतोष की हत्या की वजह थी महेश की बेईमानी। संतोष ने बुरे वक्त में महेश को 5 लाख रुपए उधार दिए, लेकिन महेश की नीयत में खोट था। जुलाई के रात में ये घटना घटी। 20 जुलाई की मॉर्निंग को संपर्क आया कि इसमें एक बॉडी मिली है रोड किनारे बिजली के पोल के पास। उसके बाद तत्काल थाना प्रभारी और एसडीओपी के और माइक 2 की लीडरशिप में इसमें संज्ञान लिया गया और इसके ट्रैक्स फाइंड किए गए, बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया। संतोष महेश से उधारी के रुपए मांग रहा था, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ मौत। क्योंकि केस ब्लाइंड था तो इसमें कड़ी पूछताछ की गई कि उसके रूट्स क्या हैं, साइबर की मदद ली गई, मुखबिरों की मदद ली गई और जब पता लगा कि जिस व्यक्ति से लेन देन का इसका एक विवाद था उस कारण ये मृत्यु की गई है, तो उसको आदमी को फिर पकड़ा गया और उसने कबूल भी किया है। पहले बेईमानी, फिर कत्ल के बाद हत्यारे के अंदर जागा शैतान। जुर्म की सजा सिर्फ सलाखें होती हैं। हरदा में प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने भी न्यूज 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया है। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख, अभिनेत्री ईशा मालवीय और नेहा धूपिया ने इस मुहिम का समर्थन करते हुए लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की है। I am Ritesh Deshmukh. I stand in support of Network 18's Project One Tree. I completely stand with Network 18's Project One Tree. I stand in support of Network 18's Project One Tree. खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।